गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं धनंजय महाराज आज आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ पॉलिटी का सीरीज। हम जानते हैं 2027 के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए अभी भी 9 मंथ्स बचे हुए हैं और बीपीएससी के लिए लगभग 1 साल बचे हुए हैं। तो जो भी इस प्रिपरेशन में है तो उन सबके लिए मैं लेके आया हूँ पॉलिटी का वन स्टॉप सॉल्यूशंस। जो आज है पॉलिटी का पहला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर्स के रूप में आते हैं हमारी कंट्री में और ट्रेडर से वो कैसे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभरते हैं, वो चीज को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हम हमारे देश में देख रहे हैं वो संविधान ऐसा ही नहीं बना है। ऐसा नहीं हुआ कि साल 1950 आ गया और हमने एक मोटी सी किताब लिख दी, ऐसा नहीं हुआ है। इस संविधान को बनने के पीछे बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, बहुत सारे इवोल्यूशंस है। आज जो भी हम एक्ट्स देखते हैं संविधान में, जो भी हम लॉज देखते हैं, जो भी हम अमेंडमेंट्स देखते हैं, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हैं, वो सब एक दिन में नहीं आया है। वो सब इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही इन्फ्लुएंस होके आज हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम नहीं समझेंगे तो पूरा पॉलिटी ही समझ में नहीं आएगा। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं पॉलिटी का सीरीज, जो पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये पॉलिटी का सीरीज कंटिन्यू रहेगा, पूरा लक्ष्मीकांत को मैं फिनिश करूंगा। तो आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप लोग की तरफ से कोई भी अगर फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट्स में फीडबैक भी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि एक कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव क्या था। हालांकि हम जानते हैं कि वो आया था एक ट्रेडर्स के रूप में, एक कॉमर्स कंपनी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पावर की तरफ उभरते गया। धीरे धीरे पॉलिटिक्स में वो इंटरवीन करते गया, घुसते गया और घुस के वो अपना जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश राज, उसको एक्सपांड भी करते गया और हमारे देश में रूल करते गए। तो ये कहानी ऐसे ही नहीं बना है। एक कहानी शुरुआत होता है ईयर 1600 से। 1600 में क्या होता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी साल 1600 में बनी है और बनी कैसे बनी है कि एक चार्टर के रूप में बनी है। वो चार्टर को किसने इशू किया था? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो तब ब्रिटिश की इंग्लैंड की क्वीन थी। इस कंपनी का पर्पस क्या था? कंपनी का पर्पस था ट्रेड था, नॉट टेरिटोरियल रूल। पहले तो जब ये कंपनी आई थी सिंपल एक ट्रेडर के रूप में आई थी। इनका कोई मकसद ही नहीं था कि मेरे को जाके वहां पे टेरिटोरियल रूल करना है, मेरे को जाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करना है, ये मकसद था ही नहीं। तो जब कंपनी आई तो आके कुछ सेंटर्स भी स्टैब्लिश की, जैसे सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। तो सेंटर क्यों स्टैब्लिश करना पड़ा? इस जितने भी सेंटर है सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इसमें क्या की कंपनी अपने एक फैक्ट्री सेटअप की। फैक्ट्री मतलब इन सेंस हम ये नहीं समझेंगे कि इसमें कोई चीजें प्रोड्यूस हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसे फैक्ट्री नहीं बोलते हैं। इन सेंस फैक्ट्री का मतलब ये है कि वहां पे गोडाउन टाइप का लोग स्टैब्लिश करते हैं, जहां पे क्या करते, जो भी सामान खरीदते थे उस गोडाउन में रखते थे, उस गोडाउन से अपने शिप में ले जाते थे, शिप से एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप में, उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनी चाहती क्या थी? कंपनी यही चाहती थी कि हम इंडिया जाएंगे, भारत जाएंगे, भारत से गुड्स को परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो कमाएंगे। यही कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव था। और कंपनी
जो इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी, कंपनी जो ट्रेड करती थी, किस किस गुड्स में ट्रेड करती थी हम देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल में करती थी, सिल्क में, स्पाइसेस में, स्पाइसेस जो ट्रेड है ये सबसे पॉपुलर है, सॉल्टपीटर में, इंडिगो में, और अदर कमोडिटीज। अदर कमोडिटीज में आ जाता आपका ज्वेलरी आ जाता था, प्रीसियस स्टोन्स आ जाता था, एटसेट्रा। अब देखेंगे कि कंपनी पहले तो एज ए ट्रेडर आई थी, तो कंपनी को ऐसा क्या चीज इन्फ्लुएंस किया है, कंपनी के साथ ऐसा क्या घटना घट गया कि ट्रेडर से सीधा वो पॉलिटिकल पावर में चली गई। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1757 और 1764 दो बहुत बड़े बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी थी। 1757 में लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में कंपनी ने लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर। ये दो जो बैटल है, ये दोनों बैटल कंपनी के जो अपकमिंग जो कंपनी के जो इंटरेस्ट थे, वो इंटरेस्ट को पूरा चेंज करके रख दिया। तो प्लासी से पहले हम देखते हैं कि कंपनी कैसे धीरे धीरे डोमिनेट करते गई। तो पहले देखेंगे बिफोर 1757। क्यों बिफोर 1757? क्योंकि 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो बिफोर 1757 कमर्शियल कंपनी तो कमर्शियल था, क्योंकि कंपनी का कोई मकसद था ही नहीं टेरिटोरियल रूल करने का। कमर्शियल कंपनी, बट दिस चेंज ड्रामेटिकली आफ्टर प्लासी। पहले तो ये कमर्शियल था, इसको कोई मकसद ही नहीं था कि मेरे को भारत पे आके राज करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जो कंपनी को पूरा चेंज कर दिया। वो हादसा वही है जो आज हम इस बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक सवाल अराइज होता है कि व्हाई डिड यूरोपियन कंपनीज नीड पॉलिटिकल पावर। यूरोपियन कंपनीज ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आई थी, उससे पहले पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, इंग्लिश तो ऑलरेडी आई थी, और फिर फ्रेंच आए थे। तो कंपनी को क्या मजबूर किया कि सारे कंपनी पॉलिटिकल पावर के पीछे ही दौड़ते रहे। हम देखते हैं जब पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच जब ये चारों आए थे तो क्या हुआ कि चारों कंपनी का मोटिव यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि मोनोपोली क्रिएट करना है। तो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए सब अगर एक साथ अगर ट्रेड करेंगे तो मोनोपोली तो क्रिएट होगा नहीं, तो सबको बाहर निकाल के किसी एक को वहां पे मेन प्लेयर का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कि कंपनी के बीच में बढ़ गया कंपटीशन इन चारों कंपनी के बीच में बढ़ गया। तो उस कंपटीशन का कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, उस कंपनी का कंसिक्वेंसेस निकला एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो साउथ इंडिया में चला, और दूसरा कार्नेटिक वॉर्स। ये दो वॉर या दो बैटल्स पॉलिटिकल को इतना इन्फ्लुएंस किया कि कंपनी को समझ में आ गया था कि बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के हम इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते हैं। ये कंपनी को धीरे धीरे ग्रेजुअली कंपनी को ये सीख मिलते गया कि बिना पॉलिटिकल पावर के हमारा जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है उसे हम सेव नहीं कर सकते हैं। तो यही आइडिया था जो कंपनी को सक्सेसफुल बनाया इन द बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि प्लासी वो दरवाजा था, बैटल ऑफ प्लासी वो दरवाजा था जिस दरवाजे के अंदर से कंपनी को साफ साफ दिख रहा था कि इस कंपनी का आने वाला भविष्य इस भारत में कैसा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मूव चलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी एक जगह है जो है बंगाल में। तो प्लासी से पहले हम ये देखेंगे कि बंगाल को समझेंगे कि बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है। बंगाल पहले भी क्यों इंपॉर्टेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, सबके लिए ही क्यों इंपॉर्टेंट है जितने भी ट्रेडर्स हैं। तो बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है आइए हम देखते हैं। क्योंकि बंगाल तब के टाइम पे बंगाल को रिचेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट के रूप में देखा जा रहा था, एकदम रिचेस्ट रीजन था। बंगाल के पास हर वो चीज थी जो बाकी सारे रीजन्स में नहीं थी। क्या क्या थी? बंगाल फेमस था टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रिवर बेस्ड कॉमर्स के लिए। रिवर बेस्ड कॉमर्स में जैसे फिशिंग भी आ जाता है। एग्रीकल्चर के लिए बंगाल आज भी फेमस है, क्योंकि बंगाल हम लोग जानते हैं कि गैलेक्टिक प्लेन्स में बसा हुआ है बंगाल, जिसका एकदम सॉइल जो एलुवियल सॉइल है जो बहुत ही फर्टाइल होता है। तो फर्टाइल होने के चलते यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही भारी मात्रा में होता है।
रिवर बेस्ड कम्युनिटीज में फिशिंग आ जाता है, मछली वहां पे अधिकतर उगाए जाते हैं, इसीलिए आज भी बंगाल फेमस है मछली चावल के लिए, जिसको हम लोग माछ भात के रूप में भी जानते हैं। पोर्ट्स के लिए, क्योंकि बंगाल कोस्टल एरियाज के पास बसा हुआ है, तो पोर्ट्स के लिए फेमस है। आज भी बंगाल का जो हल्दिया पोर्ट है वो आज भी है, पोर्ट्स के लिए फेमस है। रिवर बेस्ड कॉमर्स, रिवर बेस्ड कॉमर्स में आपका फिशिंग भी आ जाता है। फिर पोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स तो रही, वहां पे हल्दिया पोर्ट्स भी है। लार्ज रेवेन्यू रिसोर्सेस के लिए, यही चीज क्या करती थी कंपनी को, बहुत ही अट्रैक्ट करती थी बंगाल। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर कंपनी बंगाल पे कंट्रोल कर लेती है तो बंगाल के ट्रेड पे कंट्रोल करना मतलब बंगाल के रेवेन्यू पे कंट्रोल करना, बंगाल का रेवेन्यू पे कंट्रोल करना मतलब जितने भी बंगाल के फाइनेंशियल रिसोर्स है उस पे कंट्रोल करना। एक बार फाइनेंशियल रिसोर्स पे कंट्रोल आ गया, देन फाइनेंशियल लार्ज आर्मी, तो आर्मी को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आर्मी बहुत ही बड़ी रहती है। तो आर्मी को अगर फाइनेंस सही से नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी समझ गई थी अगर खुद को स्ट्रॉन्ग करना है इंडियन रूलर्स के सामने तो खुद का आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए था मनी, रिसोर्सेस, तो कंपनी को इससे क्या मिल जाता, मनी भी मिल जाता, तो इससे उसका आर्मी भी बड़ा खड़ी हो जाता। उसके बाद जैसे आर्मी बड़ा खड़ी हो जाता तो एक्वायर मोर पॉलिटिकल पावर, क्योंकि आर्मी ही ऐसी एक चीज है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बैटल्स भी आप जीतेंगे। अगर आप बैटल्स भी जीतते जाएंगे तो पॉलिटिकल पावर भी आपको आप एक्वायर करते जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट रीजन है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, खास करके इस। अब बंगाल के इंपॉर्टेंस हम लोग देख लिए। अब अगर बंगाल के ट्रेड पे कंट्रोल कर लेते हैं तो बंगाल के रेवेन्यू पे भी हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर बंगाल के रेवेन्यू पे कंट्रोल कर लेते हैं तो बंगाल के जितने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उन पे कंट्रोल कर लेंगे। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस पे कंट्रोल कर लेंगे तो क्या आएगा, पैसा। अब पैसा से क्या बनेगा, लार्ज आर्मी। लार्ज आर्मी को हम रख सकते हैं। अगर हमारे साथ लार्ज आर्मी रह गया, अगर हमारे पास लार्ज आर्मी आ गया तो लार्ज आर्मी से हम किसी भी रीजन को जीत सकते हैं या किसी भी बैटल को जीत सकते हैं। ये माइंडसेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले किसको देखा, बंगाल को, क्योंकि बंगाल को पता है कि बंगाल बहुत ही रिचेस्ट रीजन है। अगर हम बंगाल पे, अगर हम पॉलिटिकली अगर बंगाल पे जाके अगर हम वहां पे अगर अपना जो इंटरेस्ट है उसको अगर हम रखेंगे तो हमारे पास सारी चीजें आसान हो जाएगा, हमारा रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए बंगाल पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी था, जिसके कारण क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी के चलते ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ। दोनों एकदम सेम पैटर्न में जाएगा एकदम। पहले बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ प्लेसी में ये देखा जाएगा कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद भी कुछ चीज सही से नहीं चल रहा है, जिसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी से, फिर प्लासी के बाद देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर से। तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था। तो बंगाल के इंपॉर्टेंस को हमने देख लिया, एक एक चीज को हमने अच्छे से देखा। तो ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए बने रहिए हमारे इस चैनल में। ये पूरा कंप्लीट पॉलिटी का सीरीज हम इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि जो भी 2027 के यूपीएससी प्रीलिम्स या 2027 के बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो अपियर करेंगे उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहां से कहीं आपको इस जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आइए मेरे पास। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से पॉलिटी का सीरीज, जिस पॉलिटी का सीरीज में हम लोग पूरा लक्ष्मीकांत को अच्छे से खोल के इन डीपली पढ़ेंगे और उस पढ़ने के हर एक चीज के पीछे रीजन, जो यूपीएससी का भी फेवरेट एक वर्ड है और बीपीएससी का भी फेवरेट एक वर्ड है जो है व्हाई, जो अधिकतर एस्पिरेंट्स, अधिकतर टीचर इसके पीछे नहीं जाते हैं, आते हैं यूट्यूब में लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। हम लोग व्हाई को भी अपने माइंड में रख के, व्हाई को भी एकदम सामने रख के पढ़ेंगे कि हर एक इंसिडेंट, हर एक इवेंट क्यों घटा है, उसका घटने के पीछे का रीजन क्या है, अब घटा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। तो ये हर एक चीज मंदिरजा देखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब अभी या तो क्लास 12 पास आउट हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, तो अचानक आ गया प्रिपरेशन में। मैं चाहता तो आप लोग को सीधा
थोड़ा सा ब्रीफ करके 1773 रेगुलेटर एक्ट सही में स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सीधा 1600 में लिया। क्यों? क्योंकि अगर बैकग्राउंड मजबूत नहीं होगा फिर आपको समझ नहीं आएगा कि फिर चार्टर एक्ट क्यों आया था, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर इतना मजबूर क्यों हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज ए ट्रेडर आई थी, इतना पैसा कमा रही थी, इतना अच्छे से चल रही थी कंपनी, इतना पैसा कमा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रही थी, लेकिन क्या ऐसा इशू आ गया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को गवर्नमेंट को चार्टर एक्ट पास करना पड़ा। तो ये हर एक चीज का क्वेश्चन सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा, मेरे ही पास मिलेगा। तो पॉलिटिकल सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे इतना पावरफुल कर दिया कि वो आगे जाके हमारे ही देश पे वो रूल करने लगे।